Hello and welcome everybody to Solid State Physics lecture series. In today's lecture, we will continue our discussion about momentum of phonon. Okay? इस तरह का एक केस हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम कह रहे थे इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन. ओके, एंड इस केस में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, इन दोनों केसेस को स्टडी करते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इलास्टिक स्कैटरिंग जब होगी, हालांकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन है. अभी हम फोटोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फोनोन के ऊपर. अब हम इस इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन को जब स्टडी करेंगे तब हम फोनोन के कंसेप्ट में आएंगे. ये जो हमने इससे पहले लेक्चर में केस डिस्कस किया था इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, इस तरह के वेव वेक्टर और फ्रीक्वेंसीज को हमने कंसीडर किया था. और यहाँ चूंकि आपको पता है कि जब भी इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो उस प्रोसेस में जो दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है ना. इस तरह का रिलेशन भी आप स्टडी करके आए थे. ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है और ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, तो दोनों इक्वल हैं. और इस तरह के केसेस में जब हम ये कहें कि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी या फिर अगर एच क्रॉस से मैं एच क्रॉस को कैंसिल कर दूं तो मैं सीधे कह सकता हूं कि स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम नॉर्मल प्रोसेस या एन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, और ये फिनोमिना हमने स्टडी कर ली थी. ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन. ओके, अब इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन से डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इनइलास्टिक स्कैटरिंग करेगा फोटोन किसी दूसरे पार्टिकल से, वो फोटोन भी हो सकता है, कोई दूसरा पार्टिकल हो सकता है, वो फोनोन भी हो सकता है. तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग जब भी होगी तो देयर इज डेफिनेट चेंज इन एनर्जी. ओके, सो एनर्जी में वहाँ चेंज आएगा, कुछ एनर्जी को लिया जाएगा, कुछ एनर्जी को दिया जाएगा, तो डेफिनेट चेंज ऑफ एनर्जी देयर. ओके, अच्छा, तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में दो प्रोबेबिलिटी रहती है. वहाँ क्रिएशन ऑफ फोनोन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन भी हो सकता है. क्रिएशन ऑफ फोनोन भी हो सकता है, एक फोनोन का क्रिएशन हो, एक फोनोन क्रिएटेड भी हो सकता है, या फिर किसी फोनोन का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है. ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में. इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. तो पहले हम क्रिएशन ऑफ फोनोन के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर हम चलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन के ऊपर. ओके, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन जब भी होगी वहाँ दो संभावनाएं हमेशा रहेंगी. वहाँ क्रिएशन ऑफ फोनोन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन भी हो सकता है. अब पहले हम ये केस डिस्कस करने वाले हैं इन द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में क्रिएशन ऑफ फोनोन. एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा मेथड जो फोटोन इनइलास्टिक स्कैटरिंग करे और उस इनइलास्टिक स्कैटरिंग के रिजल्ट में हमें एक फोनोन मिल जाए. ओके, तो इस मेथड को पहले हम स्टडी करेंगे, फिर हम इस मेथड को स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स सी दिस वन, क्रिएशन ऑफ फोनोन. तो क्रिएशन ऑफ फोनोन में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है. ओके, आपको पता है इंसिडेंट फोटोन के वेव वेक्टर को हमने स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल के वेक्टर, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा पीएच है. ओके, नाउ ये किसी क्रिस्टल लैटिस से इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्शन के बाद चूंकि ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग है तो डेफिनेटली एनर्जी में चेंज आएगा. तो ये इंसिडेंट फोटोन आया, इस क्रिस्टल लैटिस से इंटरैक्ट किया और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया. सो व्हाई दिस इज द वेव वेक्टर k prime vector. Small k prime vector is the wave vector of the scattered photon, and the corresponding frequency of the scattered photon is omega prime या omega ph prime. ओके, इस प्रक्रिया में, इस पूरे मेथड में, इस पूरे प्रोसेस में एक फोनोन क्रिएटेड हो जाता है.
एक फोनोन क्रिएटेड हो जाता है। ओके, और इस फोनोन को हमने इस तरह से दिखाया। देखिए, चूंकि हम ये जानते हैं कि ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। तो जब वो मोशन में होगा तो डेफिनेटली इस तरह से मोशन कर रहा होगा। और जो स्कैटर्ड फोटोन है, चूंकि भले ही वो लेस एनर्जी के साथ होगा, मान लीजिए इसकी एनर्जी लेस हो सकती है और वो होगी भी, चूंकि एक नया पार्टिकल अगर कहीं भी क्रिएट होता है तो डेफिनेटली इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस रहा होगा, और उसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये पार्टिकल यहाँ क्रिएट हुआ है। दैट इज द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो इस पार्टिकल को हमने इस तरह से दिखाया। ये क्योंकि मैं इसको वेव की तरह नहीं दिखा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरह से ट्रेवल, ये साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स है, इसलिए इसको इस तरह से मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो इसलिए मैंने साउंड, ये फोनोन क्या है, फोनोन तो एक साउंड वेव है, और ये फोटोन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। ये भले ही लेस एनर्जी के साथ स्कैटर्ड फोटोन है, पर फिर भी ये एक ईएम वेव है, तो क्योंकि वो मोशन में है तो ईएम वेव होगा। तो इस तरह से ये हुआ इंसिडेंट फोटोन, एक क्रिस्टल लैटिस से इंटरैक्ट करता है, इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है और एक फोनोन जनरेट हो जाता है। इस केस में एक फोनोन क्रिएट हो जाता है। ओके, इस क्रिएटेड फोनोन का वेव वेक्टर हमने पहले से ही कंसीडर किया है, कैपिटल के वेक्टर, और जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है इस फोनोन की वो है ओमेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिएशन ऑफ फोनोन। ये है क्रिएशन ऑफ फोनोन। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर। ओके, तो उसको देख लेते हैं। ये इस केस के लिए हमारे पास ये हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर। ये वही लॉ है जो हम पहले स्टडी करके आए हैं इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन में, बस इसमें ये के वेक्टर और ऐड हो गया। देखिए, ये है इंसिडेंट फोटोन का वेव वेक्टर, ये है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और ये है स्कैटर्ड या फिर आप क्रिएटेड फोनोन का वेव वेक्टर, और ये है स्कैटर्ड फोनोन का वेव वेक्टर, है ना। तो यानी इस तरह से आप कह सकते हैं स्कैटर्ड वेव वेक्टर एक तरफ है और इंसिडेंट वेव वेक्टर दूसरी तरफ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर हम इस तरह का इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन इट। दिस द वेव वेक्टर of the incident photon, this is the reciprocal lattice vector, and this should be equals to the wave vector of the created photon or generated photon plus the wave vector of the scattered photon. Okay, अब अगर इस पूरी इक्वेशन में हम h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो यही बन जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. So accordingly, the momentum and the energy conservation laws can be written in this form. तो h क्रॉस से यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये फॉर्म बना h क्रॉस k वेक्टर, यहाँ मल्टीप्लाई होगी प्लस h क्रॉस k प्राइम वेक्टर and is equals to h cross k vector this and h cross g vector. This is my equation number 3. Okay. और जब एनर्जी की टर्म हम लिखेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। दिस इज h क्रॉस ओमेगा पी एच प्राइम, ये एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन की, प्लस h क्रॉस ओमेगा ये एनर्जी है क्रिएटेड फोनोन की, यानी ये क्रिएटेड पार्टिकल आप इसे कह सकते हैं। इसको ये क्रिएटेड तो नहीं है, स्कैटर्ड है और ये इक्वल टू होगी किसके, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के, है ना। यानी इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट एनर्जी। आप इस तरह से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी एंड दिस इज द रिजल्टेंट एनर्जी। ओके, एक फोटोन इस एनर्जी का आता है और इस फोटोन या किसी क्रिस्टल लैटिस के साथ स्कैटर करता है और इस एनर्जी के फोटोन के साथ स्कैटर्ड हो जाता है, और जो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा इसके बराबर होगा। देखिए, अगर आप इस टर्म को इधर ले आए तो h क्रॉस ओमेगा पी एच माइनस h क्रॉस ओमेगा पी एच प्राइम, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, इन दोनों फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस, इन दोनों फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस। यानी अगर सपोज मैं एक आपको ऐसे जनरल बता रहा हूं, मान लीजिए
ये यहाँ से फोटोन आया, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ओके। और ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो फोनोन होगा ना उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या आप इसे 3 इलेक्ट्रॉन, चूंकि एनर्जी इसकी कम रहती है, एनर्जी फोनोन की कम रहती है इन कंपैरिजन टू द फोटोन। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये इंसिडेंट फोटोन है, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों में, ये एनर्जी डिफरेंस किसकी एनर्जी के इक्वल होगा? इस फोनोन की एनर्जी के इक्वल होगा। यही यहाँ भी आपको दिख रहा है साफ साफ, देखिए H क्रॉस ओमेगा PH, और इस टर्म को जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टर्म को जरा इधर तो लेके आइए राइट हैंड साइड पे। तो H क्रॉस ओमेगा PH माइनस H क्रॉस ओमेगा PH प्राइम, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू फोटॉन्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू H क्रॉस ओमेगा विच इज द एनर्जी ऑफ फोनोन, ओके। तो इन दोनों फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो होगा इक्वल टू द एनर्जी ऑफ created phonon, sorry, okay, where omega is the angular frequency of the phonon generated. तो ये हुआ हमारा law of conservation of energy, this is the law of conservation of momentum, and this is the law of conservation of momentum in this particular phenomena in which a phonon is generated, okay। अब आप इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, H क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस, तीनों ये लेफ्ट हैंड साइड से भी H क्रॉस कॉमन है और राइट हैंड साइड में भी H क्रॉस है, तो H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप अगर देखते हैं तो एक डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलता है, जो आप इलास्टिक स्कैटरिंग में रिजल्ट स्टडी करके आए हैं उससे एक डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और रिजल्ट ये कहता है कि जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है प्लस ये जो क्रिएटेड फोनोन की फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इक्वल टू होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ओके। जबकि इससे पहले जो हम इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन स्टडी करके आए हैं तो ये रिजल्ट हमें कुछ और बताता है। ये कहता है कि जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होगी वो इक्वल टू होगी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर थी, इसलिए हम इस प्रोसेस को एन प्रोसेस बोल रहे थे, इस प्रोसेस को हम एन प्रोसेस बोल रहे थे। और इस प्रोसेस को एक डिफरेंट नेम हम अभी देंगे, पर अभी एक जो फिनोमिना अभी हमारे पास बची हुई है एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन, इसको पहले हम स्टडी करेंगे। पर हाँ, एक रिजल्ट हम यहाँ से जरूर एक्वायर कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। ओमेगा PH डज नॉट इक्वल टू ओमेगा PH प्राइम, दिस, ओके, इन दिस। अच्छा, अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन स्टडी कर रहे हैं। जरा एक बात पे आप और ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्रिएशन ऑफ फोनोन स्टडी कर रहे हैं तो जरा ये जो इंसिडेंट फोटोन है या फिर ये जो स्कैटर्ड फोटोन है या तो फिर ये क्रिएटेड फोनोन है, इन सब की जरा लाइन ऑफ एक्शन पे ध्यान दीजिएगा। लाइन ऑफ एक्शन से मेरा मतलब है कि ये फोटोन आता है, इसलिए एरो का साइन इस तरफ है, इस क्रिस्टल से इंटरैक्ट करता है, इस क्रिस्टल को अपनी कुछ एनर्जी देता है और लेस एनर्जी के साथ इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। तो ये देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है, और इस एनर्जी, इन दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक पार्टिकल क्रिएट हो जाता है जिसको हम फोनोन कह रहे हैं, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये है क्रिएशन ऑफ फोनोन। जब आप एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन अभी स्टडी करेंगे तो वहां भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो लेट अस स्टडी दिस केस। ये देखिए, ये एक इंसिडेंट फोटोन है जो इस तरफ से इंटरैक्ट करता है इस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर, जिसका वेव वेक्टर स्मॉल k वेक्टर और फ्रीक्वेंसी ओमेगा PH है, और ये इंसिडेंट फोनोन है, इस बार क्रिएटेड नहीं है, ये है इंसिडेंट फोनोन जिसका वेव वेक्टर कैपिटल K वेक्टर और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये भी इस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर इस या क्रिस्टल लैटिस के साथ इंटरैक्ट करता है,
इस क्रिस्टल लैटिस के साथ इंटरैक्ट करता है और इधर से इंसिडेंट होता है इसके ऊपर फोटोन। तो फोटोन और फोनोन के इंटरैक्शन के कारण एक नया फोटोन जनरेट होता है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। देखिए इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में इंसिडेंट फोटोन को दिखाया गया है। इस तरह से हमने ये, चूंकि साउंड वाइब्रेशन है तो साउंड वाइब्रेशन को हमने इस तरह से दिखाया है, इंसिडेंट फोटोन है और इंसिडेंट फोनोन है। और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड फोटोन का डायरेक्शन होता है, तो इसका वेव वेक्टर के प्राइम वेक्टर, स्मॉल के प्राइम वेक्टर, और जो फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, वो ओमेगा पी एच प्राइम है। ओके, अब देखिए इनका जरा लाइन ऑफ एक्शन देखिए। इंसिडेंट फोटोन आता है, यहाँ से इंसिडेंट फोनोन आता है, दोनों क्रिस्टल लैटिस को अपनी एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी एडिशन के इक्वल एक फोटोन स्कैटर्ड होता है। ओके, इस एनर्जी एडिशन के इक्वल एक फोनोन स्कैटर्ड होता है। तो इस तरह से ये फोनोन एक तरह से यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इस क्रिस्टल लैटिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। एब्जॉर्ब इसलिए कर, इसको इंसिडेंट फोटोन को मैं एब्जॉर्ब नहीं कह सकता। रीजन इज दैट कि फोटोन तो स्कैटर्ड हो रहा है, वो क्रिएशन ऑफ फोनोन के केस में लेस एनर्जी के साथ हो रहा था, इस केस में जो फोटोन है वो बढ़ी हुई एनर्जी के साथ स्कैटर्ड कर रहा है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ स्कैटर्ड कर रहा है। तो फोटोन तो यहाँ भी है, फोटोन यहाँ भी है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ये फोनोन का पता नहीं लगा ये कहाँ गया। तो कहाँ का जाने का मतलब ये है कि ये इस क्रिस्टल लैटिस के थ्रू या इस क्रिस्टल लैटिस के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ओके, तो इस तरह से एक फोटोन आता है, एक इंसिडेंट फोनोन आता है, दोनों इस क्रिस्टल लैटिस से इंटरैक्ट करते हैं और एक एनर्जेटिक फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है। ओके, इस केस में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर लिखें तो क्या होगा, क्योंकि स्कैटर डायरेक्शन केवल यही है, इंसिडेंट ये दोनों डायरेक्शंस हैं। तो ये देखिए के प्राइम वेक्टर जो वेव वेक्टर होगा केवल किस डायरेक्शन में, स्कैटर डायरेक्शन में कौन सा वेव वेक्टर है, केवल के प्राइम वेक्टर, ये वाला वेव वेक्टर इज इक्वल्स टू द वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट फोटोन प्लस वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट फोनोन एंड प्लस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इस इक्वेशन से मैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो यहाँ एच क्रॉस से इस पूरी इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा एच क्रॉस के प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू एच क्रॉस के वेक्टर प्लस एच क्रॉस कैपिटल के वेक्टर प्लस एच क्रॉस जी वेक्टर। दिस इक्वेशन shows me the conservation of momentum in this particular case, in the case of generation of absorption of phonon। इसी तरह से मैं एनर्जी की टर्म भी लिख सकता हूँ। तो ये टर्म हुई एच क्रॉस ओमेगा पी एच प्राइम, ये इस फोटोन की एनर्जी, इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा पी एच, ये है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, और एच क्रॉस ओमेगा ये है इंसिडेंट फोनोन की एनर्जी। तो जरा देखिए, इंसिडेंट फोनोन की एनर्जी प्लस इंसिडेंट फोनोन की एनर्जी, ये दोनों एनर्जी ऐड होती है और हमें एनर्जी मिलती है किसकी, स्कैटर्ड फोटोन की। ये इंसिडेंट फोटोन भी अपनी एनर्जी को क्रिस्टल लैटिस को ट्रांसफर करता है, ये इंसिडेंट फोनोन भी अपनी एनर्जी को क्रिस्टल लैटिस को ट्रांसफर करता है, और एक नया फोटोन यहाँ से जनरेट होता है जिसको हम कह रहे हैं ये स्कैटर्ड फोटोन। नया जनरेट हो या ना, इससे ये तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से नया फोटोन जनरेट होगा, पर हाँ ये है कि इतना श्योर है कि इसकी जो एनर्जी होगी, इस स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इस इंसिडेंट फोटोन या फिर फोनोन से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, अगर फोटोन है तो डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा ही होगी। पर हाँ मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकता हूँ कि इस इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी से डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि रीजन इज दिस इक्वेशन कि जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी प्लस इंसिडेंट फोनोन की एनर्जी, ये दोनों एनर्जी ऐड होती है तब जाके हमें एनर्जी मिलती है स्कैटर्ड फोटोन की। ओके, सो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इन द केस ऑफ absorption of phonon, okay, in the inelastic scattering of photon।
अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से आप फिर से स्टडी एनालिसिस करते हैं तो H क्रॉस कॉमन होके कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर से एक रिजल्ट हमें आता है कि जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये केस भी इस केस जैसा ही है। हालांकि जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी डिफर करती हैं, और लेकिन रिजल्ट वही है कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है। इस केस में भी देखिए और यहाँ भी देखिए, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा हो जिसमें इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल ना हो, इन प्रोसेस को हम यू प्रोसेस बोलते हैं, यू प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दिस इक्वेशन and from equation number 6 this equation. Okay, in दोनों equations we find that omega ph prime does not equal to omega ph. Such a process in which frequency of the photon changes is called umclap or U process. This process is also called as flipping over process. ये जो flipping over जो word है ना, ये ब्रिलन जोन से आता है। ओके, इसकी डिटेल्स को कभी फिर हम स्टडी करेंगे। फ्लिपिंग ओवर क्यों बोलते हैं इसको, जर्मन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऐसा बोला था, फ्लिपिंग ओवर प्रोसेस। ओके, तो ये ब्रिलन जोन का कॉन्सेप्ट है। कभी अगर मौका और मिलेगा तो हम जरूर इसको स्टडी करेंगे, इसको क्यों हम फ्लिपिंग ओवर प्रोसेस कहते हैं। पर जनरली जब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के इक्वल ना हो तो हम उस प्रोसेस को यू प्रोसेस कहते हैं। और जिसमें ये बराबर होती है, हम स्टडी करके आए हैं इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में, कि उस प्रोसेस को हम नॉर्मल प्रोसेस या फिर यू प्रोसेस कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर इंटरेस्टिंग केस, एंड दिस इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स बाय फोनॉन्स। ओके, अभी तक हम जो स्टडी करके आए हैं वो फोटोन की स्कैटरिंग हो रही थी, चाहे वो इलास्टिक स्कैटरिंग थी चाहे वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग। एनर्जी फोटोन ही दे रहा था या फोटोन ले रहा था, दोनों केसेस में फोटोन का इंटरैक्शन मेन था। ये जो इंटरैक्शन हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स जब फोनॉन्स के साथ करते हैं, और ये स्कैटरिंग कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, यानी एनर्जी का चेंज आएगा। और ये डायरेक्ट किसके साथ है, फोटोन के फोनॉन के साथ है। अभी तक क्रिस्टल लैटिस यहाँ था, क्रिस्टल लैटिस यहाँ था, अब ऐसा नहीं है। ये दो पार्टिकल्स हैं, अब एक फोटोन है, ये एक फोनॉन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह से हम इस फिनोमिना को स्टडी करते हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, सो दिस इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय फोनॉन्स। ओके, और ठीक इसी तरह का टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। The inelastic scattering of a photon by a phonon in crystal may be result in the creation or absorption of phonon. इस केस में भी एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है फोनोन का और क्रिएशन भी हो सकता है फोनोन का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्रिएशन कैसे होगा, यहाँ हम जो स्टडी पर्टिकुलर केस स्टडी करने वाले हैं, ये क्रिएशन ऑफ फोनोन को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरह से आप एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी हम करके आए, हमने दोनों केसेस इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन को हमने पहले इसीलिए तो स्टडी किया कि आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग में हो क्या रहा है ना। तो अब हम एक नया केस स्टडी कर रहे हैं, ये इंटरैक्शन है फोटोन और फोनोन के बीच में, डायरेक्ट इंटरैक्शन, और इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन भी हो सकता है, क्रिएशन ऑफ फोनोन भी हो सकता है, लेकिन ये जो केस हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये क्रिएशन ऑफ फोनोन हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस है। यहाँ देखिए,
ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन, ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ ये डायरेक्शन है इंसिडेंट फोटोन की, ये डायरेक्शन है स्कैटर्ड फोटोन की, और ये डायरेक्शन है जनरेटेड फोनोन की। ओके, होता क्या है कि यहां से एक इंसिडेंट फोटोन आता है, एक फोनोन के साथ इंटरेक्शन करता है, इसके कारण ये डायरेक्शन हुई इंसिडेंट फोटोन की, और यहां से एक फोटोन स्कैटर्ड होता है, और इस पूरी प्रोसेस में एक फोनोन का जनरेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को समझना थोड़ा सा इससे पहले वाले प्रोसेस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, बस आपको समझना ये है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, ये डायरेक्शन बिल्कुल वही डायरेक्शन है स्कैटर्ड इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन है। यहाँ एक फोनोन था, ऑलरेडी एक फोनोन था, ये इंसिडेंट फोटोन आता है, ये जो फोनोन यहाँ था इसके साथ इंटरेक्शन करता है, ये डायरेक्शन वही रहती है इंसिडेंट फोटोन की, और एक नया फोटोन जनरेट हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में एक नया फोनोन जनरेट होता है जिसका वेव वेक्टर कैपिटल K है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये जो वेव वेक्टर और फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हमने बिल्कुल वैसे ही इनको नोटेशन दिए हुए हैं जैसे इससे पहले हम स्टडी करते हुए आए हैं, ठीक है। एक फोटोन आता है, एक फोनोन के साथ इंटरेक्शन करता है, ये अपने इंसिडेंट डायरेक्शन को नहीं छोड़ता, और एक स्कैटर्ड फोटोन यहां से आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक फोनोन जनरेट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस में एक फोनोन जनरेट हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस में द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी इन दिस केस गिव्स बाय दिस रिएक्शन। ये देखिए, ये है इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम, ये है स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम, और ये है क्रिएटेड या जनरेटेड फोनोन का मोमेंटम। तो ये हुआ इंसिडेंट डायरेक्शन, और ये हुई एक तरह से स्कैटर्ड डायरेक्शन, ये हुई एक तरह से स्कैटर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसमें हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का कहीं जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें दो फोटोन का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि दो फोटोन की इलास्टिक या इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। हम कह रहे हैं एक फोटोन आता है, यहाँ एक ऑलरेडी फोनोन है, इस फोनोन से इंटरेक्शन करता है, इस फोटोन का इस फोटोन की डायरेक्शन इस इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ ही रहती है, और इस पूरे प्रोसेस में एक स्कैटर्ड एक फोटोन इस डायरेक्शन में जाता है, और होल प्रोसेस के रिजल्टेंट में हमें एक फोनोन जनरेट होने को मिलता है। ओके, तो क्रॉसपोंडिंग जो एनर्जी रिलेशन होंगे इनके वो इस तरह से होंगे, एच क्रॉस ओमेगा पी एच, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, एच क्रॉस ओमेगा पी एच प्राइम ये स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, एंड एच क्रॉस ओमेगा ये इस फोनोन की एनर्जी है जो इस पूरे प्रोसेस में जनरेट हुआ है। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8. Now let Vs be the velocity of sound or phonon. क्योंकि फोनोन ही साउंड है, साउंड ही फोनोन है ना। जब ये पार्टिकल के फॉर्म में है तो ये फोनोन है, जब ये वेव की फॉर्म में है, जब ये वेव की फॉर्म में है तो ये एक साउंड है। ओके, सो लेट Vs be the velocity of sound or phonon and assuming it to be constant as it should be. ऐसा हम जब हम मोनो एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर रहे थे, वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस, ये तब भी हमारे पास वहाँ आया था, और इसको हमने वहाँ V0 से डिनोट किया था। तो ये जरूरी नहीं, मैंने केवल साउंड की वजह से S लिख दिया है, बाकी अगर आप इसे V0 लिखना चाहते हैं तो दिस इज योर चॉइस। वहाँ हमने इसको V0 से डिनोट किया था, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है किसी भी लैटिस क्रिस्टल लैटिस में, या फिर वेलोसिटी ऑफ फोनोन भी हम इसे कह सकते हैं। एंड एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट एज इट शुड बी, जैसा कि इसको होना भी चाहिए, वी कैन राइट दिस ओमेगा इक्वल्स टू Vs इंटू kV। इस तरह का रिलेशन हम स्टडी करके आते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू kV, उसी से लिखा गया है, ठीक है।
क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी फोनोन की है, ये वेव वेक्टर भी फोनोन का है, और ये वेलोसिटी भी फोनोन की है। ये रिलेशन हमने लिखा कैसे? ऐसे, ओमेगा इक्वल्स टू के वी। ये कहाँ से आता है रिलेशन? ये देखिए, हम ये स्टडी करके आते हैं कि वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। हम ये स्टडी करके आते हैं वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ओके, अब जो इस रिलेशन में अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें, तो ये जो लैम्डा बाई 2 पाई वाली जो टर्म है, और एक टर्म मेरे पास जो न्यूमरेटर में बचेगी वो बचेगी 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो ये टर्म हुई जो न्यूमरेटर में बची, 2 पाई यहां से आया, न्यू यहां से, 2 पाई न्यू, और ये जो टर्म बनी लैम्डा बाई 2 पाई। अब ये जो 2 पाई न्यू वाली टर्म है, इसको मैं ओमेगा कह सकता हूं, 2 पाई न्यू ओमेगा, 2 पाई एन, 2 पाई एफ, कुछ भी आप जैसे भी आपने फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस पढ़े है ना, 2 पाई एन भी पढ़ा होगा कई जगह हम 2 पाई एफ पढ़ते हैं, यहाँ मैंने 2 पाई न्यू यूज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कन्वर्जन है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। ओके, और ये 2 पाई बाई लैम्डा ये के बराबर होता है जो वेव वेक्टर है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू मिलेगा आपको के वी, तो वहीं से रिलेशन लिखा है ओमेगा इक्वल्स टू वी एस इंटू के, वहीं से रिलेशन लिखा गया है। ठीक है, और ये रिलेशन किसके लिए लिखा है? फोनोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फोनोन की वेलोसिटी है, और फोनोन का ही वेव वेक्टर है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अगर इसी तरह का रिलेशन मैं फोटोन के लिए लिखना चाहूं, अगर इसी तरह का रिलेशन मैं फोटोन के लिए लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, फोनोन की फ्रीक्वेंसी, फोनोन का वेव वेक्टर, और फोनोन की वेलोसिटी। और आप ये जानते हैं, सॉरी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फोटोन का वेव वेक्टर, और फोटोन की ही वेलोसिटी। और आपको ये पता है कि फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर आप कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो भी सी के इक्वल होती है। तो ये इक्वेशन, इसी से हमने, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 9 फोनोन के लिए, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है फोनोन की, और ये जो इक्वेशन नंबर 10 जिसको हमने नाम दिया है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है फोटोन की, ये फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब एक बात हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा आप मान सकते हैं। कैसे? अब ये देखिए कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये अप्रोक्सीमेटली होती है 332, है ना, 332 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे? अप्रोक्सीमेटली हम इसको 340 मीटर पर सेकेंड, पर ये तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये केवल 332 मीटर पर सेकेंड, एग्जैक्टली 332, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से तो बहुत ज्यादा है कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, अब इन दोनों में अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वेव वेक्टर है चूंकि फोटोन का, और ये वेव वेक्टर है फोनोन का, तो ये वाली टर्म मुझे क्या देगी? के सी। ये देखिए इक्वेशन नंबर 10 से, इक्वेशन नंबर 10 से मुझे क्या मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और ये वाली टर्म मुझे क्या दे रही है? के इंटू वी एस। ये इक्वेशन नंबर 9 से क्या दे रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन। तो ये रिलेशन मुझे क्या बता रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज वेरी 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 ग्रेटर देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन। या फिर इसी रिलेशन में अगर मैं दोनों साइड एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली ये टर्म मुझे क्या बताएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी वेरी 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 ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ फोनोन। ये टर्म मुझे ये बता रही है कि नहीं बता रही? ओके, तो इस पूरे डिस्कशन का दो कंक्लूजन मेरे सामने आए। पहला, एक तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन
is very very greater than frequency of phonon. And second result is this: energy of photon is very 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 greater than energy of phonon. ओके अब इन रिजल्ट्स को मैं इक्वेशन नंबर 8 में यूज करूं, और विशेषकर इस रिजल्ट को, ये पर्टिकुलर जो रिजल्ट मेरे पास आया है, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी वेरी 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 ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोनोन। ये देखिए, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 8। अब मैं ये कह रहा हूं ये भी मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये भी मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन, भले ये इंसिडेंट है ये स्कैटर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं है, तो वो फोटोन ही, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। अच्छा, ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन है, और ये एनर्जी है मेरे पास फोनोन की। और मैं यहां से प्रूफ करके आया हूं कि जो फोटोन की एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा है फोनोन की एनर्जी से। तो मैं क्या फोनोन की एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं इन कंपैरिजन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है, ठीक है। तो इस रिलेशन से, इस इक्वेशन नंबर 8 से अगर मैं H क्रॉस ओमेगा को नेग्लेक्ट कर दूं, H क्रॉस ओमेगा को नेग्लेक्ट कर दूं, तो ये इक्वेशन मुझे क्या रिजल्ट देगी? ये इक्वेशन मुझे क्या रिजल्ट देगी? दैट H क्रॉस ओमेगा PH अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा PH प्राइम। लेट अस सी दिस ये H क्रॉस ओमेगा PH is nearly or approximately equal to H cross omega PH prime, neglecting H cross omega। या फिर इस रिलेशन से अगर H cross कैंसिल हैं तो ये रिलेशन मुझे क्या देता है? ओमेगा PH, दैट इज द फ्रीक्वेंसी of the incident photon must be equal to or approximately equal to the frequency of the scattered photon. This is my equation number 12. ओके और इस रिलेशन से हम एक और ये है कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर लगा के हम ये रिजल्ट भी एक्वायर कर सकते हैं, दैट इज द वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट और नियरली और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेव वेक्टर ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास आए। देखिए मैं फिर से इस फिगर की तरफ आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि अब हमें इसका यूज सीखना है। तो आप ये बताइए कि ये डायरेक्शन है इंसिडेंट फोटोन की, ये डायरेक्शन है स्कैटर्ड फोटोन की। इस डायरेक्शन का जो वेव वेक्टर मैंने डिफाइन किया है वो स्मॉल k वेक्टर डिफाइन किया है, और इस डायरेक्शन में जो वेव वेक्टर मैंने डिफाइन किया है वो k प्राइम, स्मॉल k प्राइम वेक्टर डिफाइन किया है। ठीक है, और मैं इस रिजल्ट को प्रूफ कर चुका हूं दैट k प्राइम वेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी k वेक्टर, स्मॉल k वेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल k प्राइम वेक्टर, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगे। अच्छा, अब मैं यहां यूज करने वाला हूं मैग्नीट्यूड का। तो इस डायरेक्शन में जो वेव वेक्टर है वही वेव वेक्टर रहेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वेव वेक्टर है वही रहेगा इस डायरेक्शन का वेव वेक्टर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 13 ये जो k स्मॉल k वेक्टर है ये बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा स्मॉल k प्राइम वेक्टर के। तो अब मैं अगर इनके मैग्नीट्यूड के साथ डील करूं तो ये मेरे पास डायरेक्शन है किसकी? इंसिडेंट फोटोन की। ये डायरेक्शन है मेरे पास स्कैटर्ड फोटोन की, और ये मेरे पास है डायरेक्शन ऑफ क्रिएटेड फोनोन। चूंकि मैं डायरेक्शन के साथ यहाँ डील नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड था वो हो गया k के बराबर, और इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया k प्राइम के बराबर, और इस डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा वेव वेक्टर का वो हो गया k के बराबर। और चूंकि k स्मॉल k का जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है k प्राइम के, यानी ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया तो फिर मैं इस पॉइंट से इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। इस पॉइंट को मैंने A कहा,
इस पॉइंट को जहां नॉर्मल बाइसेक्टर मिलता है जाके, इस वेव वेक्टर के को, उसको मैंने बी कहा। ये पॉइंट सी हुआ, ये पॉइंट डी हुआ, और ये एंगल हुआ 90 डिग्री। ये एंगल हमने फाई कंसीडर किया था पहले ही इसी फिगर में, ये एंगल फाई है। यानी जो इंसिडेंट फोटोन का वेव वेक्टर है और जो स्कैटर्ड फोटोन का वेव वेक्टर है, उनके बीच का जो एंगल है वो फाई है। चूंकि ये एक अब नॉर्मल बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी हो जाएगा 5/2 और ये एंगल भी हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये एंगल भी हो गया 5/2, ये एंगल भी हो गया 5/2। अब इस ट्रायंगल को मैं यूज कर रहा हूं इस फिगर में, ट्रायंगल ABC। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो पॉइंट B पर 90 डिग्री है और ये पॉइंट A पर जो एंगल बना है वो 5/2 है। तो चूंकि ये दोनों एंगल इसी लाइन पर है, तो ये हुआ मेरा बेस, ये हुआ मेरा लॉन्ग या परपेंडिकुलर आप इसे कह सकते हैं, और ये हुआ मेरा हाइपोटेन्यूज। यानी इस ट्रायंगल में जो AC है वो हाइपोटेन्यूज है, BC लॉन्ग या परपेंडिकुलर आप इसे कह सकते हैं, और BA या AB मेरे पास इसमें बेस है। अच्छा, इस ट्रायंगल में, इस ABC ट्रायंगल में मैं साइन 5/2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ। साइन 5/2 मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब साइन 5/2 क्या होगा? साइन 5/2 होगा लॉन्ग ओवर हाइपोटेन्यूज, सो BC ओवर AC। BC की वैल्यू है K/2। चूंकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पूरा K था, तो ऊपर वाला हिस्सा भी K/2 और नीचे वाला हिस्सा भी K/2, यानी D भी K/2 और BC भी K/2। ओके, अब BC की वैल्यू आ गई K/2 और जो ये AC है ये इस केस में स्मॉल k है, तो ये रहा स्मॉल k। ओके, अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये जो वेव वेक्टर है हमारे पास फोनोन का, उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, और जो वेव वेक्टर आएगा वो आएगा ये k = 2k sin 5/2। ओके, और k को हम जानते हैं इस रिलेशन से, इक्वेशन नंबर 9 से। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी ω/Vs। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 9 को यूज किया और k की वैल्यू ω/Vs। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, Vs की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, 2Vs k sin 5/2। ओके, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 है जो फ्रीक्वेंसी को मुझे बता रही है, इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी वो kc के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं और इससे एक रिजल्ट हम एक्वायर यहाँ करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 10 है, इसको मैंने यूज किया, ω/ph = kc मुझे देती है, k = c/n। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टल। ऐसा हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी स्टडी करके आते हैं। ईडी के केस में अगर स्टडी किया होगा, किसी भी मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इस फैक्टर से। तो हम c की जगह यूज करने वाले हैं c/n इस केस में, क्योंकि वो जो है किसी साउंड वेव के केस में हम किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो c की जगह हमने ट्रेवल किया c। एक्चुअली जो c का रिलेशन है ना, जब भी वो मीडियम में ट्रेवल करेगी, आपने डेफिनेटली वहाँ स्टडी किया है, मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में हमने इसको स्टडी किया था। सो v = c/n, ये वाला हम वहाँ रिलेशन था, तो हमने c को रिप्लेस कर दिया c/n से। ओके, अब जो यहाँ से k की वैल्यू आई, स्मॉल k की वैल्यू, ये कितनी आएगी, ω/ph, और इस n की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, c चला गया इसके डिनोमिनेटर में। तो जो स्मॉल k की वैल्यू यहाँ से आई, इस वैल्यू को यहाँ से उठाइए और यहाँ इसकी जगह रखिए, स्मॉल k की जगह। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 2Vs ω/ph, यहाँ से आया ω/ph, n/c sin 5/2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन थी। और जब देखिए इस इक्वेशन को अगर आप एनालिसिस करें तो 2Vs हमें पता है, साउंड की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ω/ph जो फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की वो भी हमें पता रहती है। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो भी हमें नोन रहता है। 5/2 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो स्कैटरिंग एंगल है वो भी हमें नोन रहता है, और c भी हमें नोन है। यानी इस इक्वेशन में जितने भी फैक्टर्स यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखे हैं वो सब नोन है। तो इन
इन वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट किया गया और वापस इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया गया जो फोनोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फिर कुछ दिनों बाद, शायद 10 साल बाद, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर, और शायद एक दूसरा क्रिस्टल था, सफेयर क्रिस्टल। उन दोनों क्रिस्टल के ऊपर इन वैल्यूज को लगाकर ये साउंड की वेलोसिटी और ये सब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई थी, उन्हीं वैल्यूज को लगाकर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और सफेयर क्रिस्टल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट फिर से कराया गया इस थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद, और रिजल्ट जो था वो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। तो हमारी जो ये हाइपोथेसिस थी या हमारा जो कंसीडरेशंस थे, ये सब इसका मतलब राइट थे। ठीक है, तो यही यहाँ लिखाया है कि किस तरह से इस फॉर्मूले को वापस वेरीफाइड किया गया बाय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आई फोनोन की, जो जनरेट हुआ था इस प्रोसेस में, वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी इस मैथमेटिकल डाटा से। एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच कर रहा था इस मैथमेटिकल डेटा से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोनोन्स। Actually, this is all about the unit number 3rd of your syllabus. Unit number 3rd of your syllabus. Okay, और आगे से फिर हम यूनिट नंबर 4th स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ओके, और आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, सो मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर नाउ।